Hello everyone, welcome to Go with G, and in this video I'm going to discuss the story A Horse and Two Goats, which is written by R.K. Narayan. Well, this story is set in a small village called Kritam, and the main character in this story is Muni, who is a South Indian illiterate person. इस स्टोरी में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि क्या होता है जब एक इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिकन एक साउथ इंडियन विलेजर मुनी से मिलता है। मुनी आज तक कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला और वह केवल तमिल भाषा जानता है। स्टोरी का मेजर पार्ट मुनी और उस अमेरिकन रेड मैन के बीच का कन्वर्सेशन है, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड नन ऑफ देम अंडरस्टैंड व्हाट द अदर इज सेइंग। सो गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। भारत के नक्शे में 700,000 गांव में से कृतम शायद सबसे छोटा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप में एक बहुत छोटे डॉट से दर्शाया गया था। लेकिन इसके आकार ने इस जगह को इतना भव्य नाम कृतम देने से रोका नहीं। तमिल में जिसका मतलब होता है मुकुट या ताज, उस सब कॉन्टिनेंट के माथे पर। गांव में 30 से भी कम घर थे। उनमें से केवल एक ही ईंट और सीमेंट से बना था तथा एक शानदार पीले और नीले रंग का रंगा हुआ था और जंगले पर खूबसूरत आकृतियां बनी थीं। बाकी घर 4 गलियों में बटे थे। आमतौर पर वह बांस, भूसे, मिट्टी और अन्य सामग्री से बने थे। मुनि का घर चौथी गली में सबसे आखिर में था, जिसके आगे खेत फैले हुए थे। अपने समृद्ध दिनों में मुनि के पास 40 भेड़ें और बकरियां थीं और हर सुबह वह भेड़ बकरियों के झुंड को चराने ले जाता था, जो कि कुछ मील की दूरी पे था। वहां वह एक मिट्टी से बने घोड़े की मूर्ति के नीचे बैठ जाता जब तक उसके जानवर चारा खाते। वह अपने साथ बैम्बू से बनी लाठी लेता और जानवरों को खिलाने के लिए पत्तियों के झुंड को छायादार पेड़ से तोड़ता। सूखी टहनियों को इकट्ठा करके वह उनका बंडल बनाता और फ्यूल के लिए शाम को घर लेके आता। उसकी पत्नी सुबह के वक्त घर में चूल्हा जलाती और मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म करके उसमें मुट्ठी भर मिलेट्स यानी कि बाजरे का आटा और नमक डालकर दिन की पहली पोषण भरी खुराक उसे देती। जब वह बाहर के लिए निकलता तो वह उसके हाथ में पैक्ड लंच थमा देती। फिर से वही बाजरे का छोटे से पेड़े में पकाया हुआ आटा, जो कि वह कच्चे प्याज के साथ दोपहर में खाता था। उसका भाग्य धीरे धीरे खत्म हो गया। 40 भेड़ बकरियों का झुंड जिसे वह चराया करता था, अब 2 बकरियों का रह गया, जो कि एक ड्रमस्टिक यानी कि फलियों के पेड़ से बंधी होती थी और उसके घर के आगे यही पेड़ उगा था और कभी कभी मुनि इसे हिला के ड्रमस्टिक्स यानी कि फलियों को गिराता। आज सुबह उसे 6 मिली। वह जीत की भावना से उन्हें लेके आया। हालांकि कोई भी ठीक से यह नहीं कह सकता था कि उस पेड़ का मालिक कौन है। वह पेड़ मुनि का था, क्योंकि वह उसकी छाया में रहता था। उसकी पत्नी बोली, अगर तुम ड्रमस्टिक की पत्तियों से संतुष्ट हो तो क्या नमक डाल के तुम्हारे लिए उबाल दूं? ओह, ये घास पत्तियां खा के मैं थक गया हूँ। तुम्हें कहा तो था कि मुझे चटनी से फलियों को चबाने की इच्छा है। तुम्हारे मुंह में केवल 4 दांत हैं, पर तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी चीजों के लिए हैं। चलो ठीक है, चटनी के लिए सामान ले आना और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वैसे भी तुम अगले साल इन सब चीजों को मांगने के लिए जीवित नहीं बचोगे, पर सबसे पहले मुझे सामान ला कर दो, चावल और ज्वार का आटा भी, और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। आज हमारा भंडार खाली है। दाल, मिर्ची, करी पत्ता, सरसों, धनिया, तेल और एक बड़ा आलू। जाओ और ये सब लेके आओ। मुनि ने पूरी लिस्ट उसके पीछे फिर दोहराई ताकि कोई चीज भूल न जाए और तीसरी गली में दुकान की तरफ निकल पड़ा। मुनि शांतिपूर्वक दुकान के चबूतरे पर रखे उल्टे बक्से पर बैठ गया। दुकानदार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुनि अपना गला साफ करना, खांसना और छींकना चालू हो गया, जब तक कि दुकानदार को यह सब असहनीय ना हो जाए, और उसने पूछा, क्या परेशानी है? अरे नौजवान, अगर इतनी जोर से छींकोगे तो ये सीट पीछे गटर में उड़ जाएगी। मुनि खुद को नौजवान बुलवाए जाने और दुकानदार को खुश करने के लिए असाधारण तरीके से हंसने लगा
और इस तरीके से वह दुकानदार को खुश कर देता था, क्योंकि दुकानदार को खुद की हंसी की तारीफ करवाना पसंद था। इस प्रकार दुकानदार को खुश करके मुनि हमेशा एक या दो खाने की वस्तुओं के बारे में पूछता तथा बाद में पैसे दे देने का वादा भी करता। कुछ दिन तो दुकानदार अच्छे मूड में होता और खाने की वस्तु दे देता, पर कभी कभी वह अचानक से अपना आपा खो बैठता और मुनि के उधार मांगने की हिम्मत पर चिल्लाता। दुकानदार बोला, अगर तुम्हें 5 रुपया 4 आना मिल गया हो तो तुम्हें पुराना हिसाब चुकाना होगा। तुम अभी कितने लाए हो? मैं आपको अगले महीने की 1 तारीख को सब चुका दूंगा, हमेशा की तरह। अब किसको डाका डालने का सोच रहे हो? मुनि को लगा कि वह पकड़ा गया और वह घबराया। मेरी बेटी की चिट्ठी आई है और वो मुझे पैसे भेज रही है। तुम्हारी बेटी भी है? मजाक उड़ाते हुए दुकानदार ने बोला। और वह तुम्हें पैसे भेज रही है? क्या मैं जान सकता हूँ किस लिए? जन्मदिन, 50वां जन्मदिन, मुनि ने शांतिपूर्वक बोला। जन्मदिन? तुम कितने साल के हो? मुनि ने दुर्बलता पूर्वक दोहराया, खुद भी नहीं जानते हुए। 50 साल का। वह हमेशा अपनी उम्र तब से लगाता था जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और जब वह मुंडेर की तरह गांव के कुएं पर खड़ा था। पर आजकल कौन सही ढंग से इन चीजों का जोड़ता है और हिसाब लगाता है जब इतने सारे अकाल हो चुके हों। जब सभी ग्राहक आसपास खड़े होकर देखने लगे और टिप्पणी करने लगे तो दुकानदार थोड़ा प्रोत्साहित हो गया। मुझे तो तुम 70 के लगते हो, उसने मुनि से कहा। तुम ये भी भूल रहे हो कि 5 हफ्ते पहले जन्मदिन बता के नहाने के लिए खुशबूदार तेल लेके गए थे। इस पर मुनि सहज रूप से खड़ा हो गया और वहां से चला गया। बाद में उसने अपनी पत्नी को बताया, वह बदमाश अब मुझे कुछ नहीं देगा, तो जाओ और इन फलियों को बेच आओ, चाहे जो भी भाव बिके। दुकान पर जाने की वजह से हुई थकान को खत्म करने के लिए वह कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी बोली, तुम्हें आज कोई सब्जी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं। मेरे पास तुम्हें खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। शाम तक उपवास रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इन बकरियों को लो और अभी जाओ यहाँ से। वह बोली, सूरज ढलने से पहले घर मत आना। वह जानता था कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो शाम तक उसकी पत्नी खाने का कोई इंतजाम कर देगी। केवल उसे सावधान रहना होगा कि वह अपनी पत्नी से ना तो बहस करे और ना ही उसे परेशान करे। उसका गुस्सा सुबह तक भयानक होता है पर शाम तक ठीक हो जाता है। वह पक्का काम के लिए जाएगी, किसी बड़े घर में अनाज पीसेगी, पोछा झाड़ू करेगी और खाने का सामान खरीदने के लिए काफी पैसा कमा लेगी और रात को मुनि के लिए खाना तैयार करेगी। फलियों के पेड़ से बकरियों को खोलकर मुनि चल पड़ा, उन्हें आगे बढ़ाते हुए समय समय पर आवाजें निकालता। अपना सिर झुकाए सोचते हुए वह गांव से निकल गया। वह नहीं चाहता था कि वह किसी को देखे या कोई उसे बुलाए। मंदिर के गलियारे में समय बिताते कुछ दोस्तों ने उसे पुकारा, पर उसने उनके बुलावे को नजरअंदाज कर